तो अभी तक आपने देखा कि हम लोग मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं, नाश्ता भी कर लिए हैं। आइए आप देखते हैं आगे। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए हैं अपना ड्रेस लेने के लिए। ड्रेस लेके आ गए हैं, सॉरी ड्रेस लेके आ गए हैं। देख सकते हैं ये ट्राउजर है ऊपर नीचे का, और ये है जैकेट, और ये है टी शर्ट, और ये शूज रहा, और ये सॉक्स पहन लिए हैं हम लोग। क्या क्या कहते हैं गुलशन बाबू, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। देख सकते हैं वरुण भाई पीछे सामान ब्रांडेड है, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये बड़ा हो रहा है, अभी ज्यादा करके बदलूंगा। और हाँ यहाँ पे सुनिए, और सब सामान बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। चलिए पहले देख सकते हैं हम नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हमें मिला है डायरी और पेन। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए सेशन करने के लिए, और फिर होगा कल्चरल प्रोग्राम। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग को, और आगे हमें एक गाइड मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें साझा की है, तो कृपया आप उन्हें देखना ना भूलें। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे गेस्ट द्वारा दीप प्रज्वलित करके प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं शांति का माहौल छाया हुआ है, और सब लोग सीरियस मुंह बनाया हुआ है, सोच रहे हैं लोग कि आगे प्रोग्राम में क्या होगा। तो ये नेहरू युवा केंद्र जो युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, और हम सभी लोग किसी न किसी जिला के क्लब से सदस्य जुड़े हुए हैं, और ये भारत सरकार का युवा का सबसे बड़ा संगठन है, जो अपने समाज में चाहे राज्य सरकार का कोई योजना हो या भारत सरकार का योजना हो, जो हमारे समाज की जो अंतिम पैदान की जो व्यक्ति है। मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे स्टेज पे कभी दिए नहीं है लेक्चर्स वगैरह। मेरा काम यही है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ उत्तराखंड में, गवर्नमेंट ट्रेनिंग देते हैं एडवेंचर की, माउंटेनियरिंग की। परंतु हम लोग ऐसे बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आपको कुछ पूछना है यहाँ के बारे में। तो जो बेसिक कल्चर है उत्तराखंड का, फूड हो गया, डायलेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि लैंग्वेज नहीं हमारी डायलेक्ट, अभी भी इसकी लिपि तैयार नहीं हुई है, तो वो सब तो जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या फूड है, क्या फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक खाका दे देता हूँ कि जैसे ये मानव जाति या कोई भी चीज़ दो भागों में बटी हुई है। एक व्यवस्था के द्वारा अपना काम चला रही है, अपना जीवन जी रही है, और एक प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो हमारे जितना भी हिमालय क्षेत्र है प्रकृति के ऊपर निर्भर है। जो सिटीज़ होती हैं वो व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलती है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो व्यवस्था जैसे मतलब पानी की व्यवस्था की, टैप से पानी आया, तो हमारे यहाँ पे प्रकृति ग्लेशियर से पानी आ रहा है या बांझ की जड़ों से आ रहा है। तो जैसे आपका ट्रैक भी होगा, तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि अपनी जिज्ञासा उस चीज़ पे रखिएगा कि आप, मुझे नहीं पता आप कैसे क्षेत्र में रहते हैं, सिटीज़ है वो, मोस्टली सब सिटीज़ में रहते होंगे शायद, है ना, जहाँ पे गैस चूल्हा इस्तेमाल होता होगा, पानी के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो जो भी जहाँ भी आप घूमने जाएंगे, जैसे भी करेंगे, जो भी चीज़ आप व्यवस्था के जरिए अपने घर पे ले रहे हैं, खान पान, पानी आपका आ रहा है, गैस सिलेंडर आ रहा है, जो भी चीज़, वो यहाँ पे प्राकृतिक तरीके से उसको जिज्ञासा से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए पानी के सोर्सेज क्या है यहाँ पे, ठीक है। ग्लेशियर होता है वो जो बांझ अपनी जड़ों में पानी रखता है। तो इसी तरीके से यही व्यवस्थित और प्राकृतिक, प्रकृति मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो भी इन्हीं दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको जो व्यवस्थित समाज में रहना पसंद करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो उनको हम, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के, जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से जो Keep
शेख जी और नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे जो बिहार से नेतृत्व करके लाए हैं हमारे रंजन जी गीत के बारे में आप देख सकते हैं फोटो सेशन होने के बाद काफी व्यस्तता छाई है सभी के बीच। सब अपने अपने मन के विकार को व्यक्त कर रहे हैं। हम भी अपने हम लोग भी अपने विकार को व्यक्त कर रहे हैं आप सबों के बीच ब्लॉगिंग के माध्यम से। हाँ, तब बता रहे थे आप कि यहाँ पे जीवन निर्वाह के लिए पहले लोग खेती करते थे और अब टूरिज्म आ गया था। मतलब वो खेत बेच गाड़ी बेच ले लिया। खेती कहाँ वैसे यहाँ पे टेरेस फार्मिंग। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए पहले यहाँ खेती होती थी तो यहाँ किस प्रकार की खेती होती थी? यहाँ सब होता है, हर सब्जी जहाँ पे आप बैठे रहते खेती हो रहे हैं, आलू हो रहे थे। यहाँ आलू। अच्छा, उत्तराखंड किस प्रकार के फूड वगैरह के लिए फेमस है? मतलब यहाँ पे कौन सी फूड ज़्यादा? यहाँ पे मिलेट्स में जैसे रागी हो गया, रागी के चावल भी, मतलब ब्राउन राइस होता है, रेड राइस, ब्राउन राइस। तो ज़्यादा जो मतलब टेस्ट के लिए नहीं दिया जाता, तो क्योंकि यहाँ का काम बहुत ज़्यादा है। तो छोटी माचिस लेने के लिए भी एक समय ऐसा था कि आपको बहुत 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता था। फिर खेती का काम है, फिर चलने का काम है, तो स्ट्रेंथ इस पर चाहिए आए तो वैसा फूड हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर का व्यक्ति आता है तो अचानक एकदम से उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता। मतलब हम लोग आपका फूड ट्राई करेंगे तो हमें टेस्टी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको मतलब उतना स्वादिष्ट है। कल या परसों आप लोगों का फूड हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ, तो उसको आप नज़रिए, आपके नज़रिए से उसको खा लें। जैसे छोले भटूरे वाला बहुत टेस्टी होते हैं, मगर सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उसका आफ्टर इफेक्ट अच्छा नहीं है, आप खाएंगे तो नींद आने लगती है, लस्सी पी के। अच्छा, जैसे सबसे हेल्दी फूड आप लोगों की नज़र में आप लोगों का क्या है? यहाँ पे एक भांग सुना है आपने? भांग पीते हैं, उसकी चटनी होती है, हेम्प सीड कहते हैं। हेम्प सीड वो यहाँ पे किसी भी दुकान में मिल जाएगी आपको। बाहर कई ऐसी जगह पे अगर हम टेस्ट करें तो वो शायद बना के देंगे आपको। भांग को जीरा के साथ मिलाया है तो ओमेगा रिच होती है। नशा वगैरह क्योंकि हमारे तरफ जो भांग खाते हैं ना, तो भांग खाने पे नशा। ये वही भांग है, उसी भांग के पेड़ से गांजा भी निकलता है, चरस भी निकलता है, वही सीड भी निकलता है। तो सीड से वो साइकोएक्टिव आपको इफेक्ट नहीं देगा, नशा नहीं होगा। तो जैसे औरतें अलग अलग जगह में जब औरतें गॉसिप कर रही है, दूसरी की बात कर रही होती है, बैठती है, तो कहीं चावल खाए जाते हैं, कहीं गेहूँ भून के खाए जाते हैं। यहाँ उनके बैठ के बातें करते हैं, भांग के सीड्स खाते हैं। हरेला के बारे में कुछ बता रहे थे? हरेला वही मानसून में, हाँ मानसून में मनाया जाता है। तो हरेला मतलब हरा, अ ग्रीन डे। तो जब हरियाली होती है तो मतलब बारिश के बाद, हाँ, जुलाई के अराउंड फेस्टिवल कटिंग
अकॉर्डिंग। तो वही जस्ट लाइक हमें जैसे हम लोग धान काटते हैं तो बनाते हैं, गेहूँ काटते हैं तो बनाते हैं ना, होता है हम लोग वैसे। तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब और इंटरनल गाँव पे जाओगे तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पूछने वाला था कि जैसे कि ये जो माउंटेन है, सबसे ऊंचा गांव कौन सा है यहाँ? सबसे ऊंचा पहाड़ तो ब्रह्मस्थल ही है। पहाड़ नहीं, गांव। सबसे ऊंचा गांव है यहाँ का हरियाली होगा। यहाँ की हाइट किसकी होगी? हरियाली। हरियाल वहाँ के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं? नहीं, वो भी आप जिस एरिया में, वो सिटी के बहुत क्लोज है। अच्छा। तो जो ऑथेंटिक गांव की आप वो कामना कर रहे हैं वो ये है नहीं, तो अभी बहुत दूर है, यहाँ नहीं है। ऑथेंटिक गांव में एक्चुअली उत्तराखंड में है वैसे बहुत सारे हैं। अभी भी ऐसे गांव हैं, 6 दिन पहले अगर आप ट्रैकिंग करने जाओगे तो 6 दिन पहले एक गांव ओसला करके हम 5000 रास्ते में आ रहे थे तो ड्राइवर जो हम बता रहे थे कि ये गाँव ही है, ऐसा बता रहे। यहाँ भी गाँव जो कुछ 3-4 बता दो सर कि उसका अभी लिपि नहीं बनाई, वो भी काफी हिंदी जैसी डायलेक्ट, हिंदी जैसी है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली नहीं, एक डायलेक्ट है, पहाड़ स्क्रिप्ट है, तो वही की लिपि है। सरकार ने और विभाग ने विकास को अच्छी तरीके से समझा नहीं। गांव का विकास अगर आप शहर बना दोगे। अच्छा, मैम कह रहे हैं कि यहाँ पे घोस्ट गाँव भी है, जैसे कि वहाँ पे अब लोग नहीं रहते हैं। घोस्ट विलेज जो है वो एक टर्म है, वो माइग्रेटरी विलेज को यूज करते हैं। जो लोग ट्रांसफर हो जाते हैं सिटी में चले जाते हैं। मैम बता रही थी कि वहाँ पे बहुत सारा ऐसा गाँव है, यहाँ पे लोग ही नहीं, एक भी। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ऐसे गाँव है जो घोस्ट विलेज बन चुके हैं, जहाँ पे गढ़वाल कमाई हुई है। जब तक उन्होंने क्लाइमेट चेंज वगैरह नहीं, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं। मैम कोई बता रहा था कि यहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बहुत सारे एप्पल वगैरह पहले लगाए जाते थे, ऐसा गुगू कौन हरियाल में सारा अभी भी होता है, एजेंसी के टाइम में जैसे सडनली किसी हरियाल में बहुत एप्पल होता है अभी भी। अच्छा, आसपास कहीं एप्पल होता है? पुराने समय पे तो हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल किया जाता था नॉर्मल चीजों के लिए, मतलब एप्पल अगर लगाया जाए ना, फिर आज तो डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल, ज्यादा कुछ होगा तो नहीं डाल और सच में इन द सेंस कि अब उससे ज्यादा मुनाफा कहीं और मिल रहा है। हाँ, जिससे मुनाफा, इसलिए यहाँ जो मेन फ्रूट्स एरिया ये नहीं हुई कुमाऊं में, वो अदर मुक्तेश्वर इन द सेंस कि अगर मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं और उससे हमें फायदा ही उतना नहीं मिल रहा है जितना हमें टूरिस्ट से मिल रहा है, तो हम क्यों खेती करेंगे? यही यहाँ का रीजन है। और मैम इसको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, फायदा टूरिज्म से भी नहीं मिल रहा, तो फिर फायदा मिल कहाँ सर? कहीं से नहीं, जो भी है इनकम का एक फायदा तो है, जीवनी चल रही है, समझिए सर्कल चल रहा है। मैंने एक रिजॉर्ट खोला, उसमें कुछ गेस्ट आए, पेमेंट आते, कुछ आया पैसा, उससे 4-5 लोगों को तो रोजगार मिलेगा। एक बार 2 लोग किचन में चाहिए, 2 सर्विस में कर रहे हैं, 2 घर है, तो 8-10 लोगों को सैलरी मिल जा रही है। 10-15 हज़ार 20 हज़ार सबको मिलती रही, तो 15-8-10 लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और उसके साथ साथ लोकल यहीं पर घर है, वहाँ कुछ अपना खेती भी कर रहे हैं, हो सकता है वो मटर भी बो रहा है और आलू भी लगा रहा है, ये छोटे-छोटे ये भी कर रहा है। मटर की खेती तो उधर हो रही है, मैं कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ, ये सब चीज़ अब वो यहाँ भी काम कर ले रहा है, घर जाके वो भी कर ले रहा है, तो ऑल ओवर उसकी अच्छी इनकम हो जा रही है, जिससे जीवनी उसकी चल जा रही है, मतलब। और यहाँ कुछ ज़्यादा हो सकता है। और एक और बात मेरे को सुनने में आया है यहाँ पे कि जैसे ये विला वगैरह हो गया, रिजॉर्ट वगैरह हो गया, तो इसको सुनने में आ रहा है कि लोग अपना आम यहाँ के गांव के लोग बेच दे रहे हैं, और जैसे कि बाहर के लोग आगे खरीद ले रहे हैं, और ऐसा कुछ है। देखो ऐसा होता है, ऐसा है ना, जब तक कहीं कोई चीज़ बिकेगी नहीं तब तक वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कोई मतलब देखो, गांव के पास इतना पैसा नहीं होता है। इन द डार्क कहने का मतलब ये है कि कोई कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई कह रहा था, मैं सुना हूँ, यहाँ के लोग वो जो लोग खरीद लिए, मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे कोई काम करने वाले वो लोग हैं जिनका पहले जमीन था, ऐसा कुछ है क्या? जिसके पास जमीन था वो लोग बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पर अपना। तो ऐसा तो चिंता का विषय ही नहीं है, मतलब हो सकता है मैंने जमीन बेची और किसी ने होटल लगाया, मैं उसके यहाँ काम करने लग गया, कोई बड़ी बात नहीं। पर देखिए यार, मैं आपको जो बताऊं कि अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी तो एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, जिसमें एक एंट्रोपी शब्द होता है कि हर वस्तु अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, पीछे को नहीं आ सकती। अगर अनलिमिटेड टाइम हो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक छोटे से घेरे में कोई 6 कंचे होते हैं ना खेलने वाले, उसको ऐसे ट्राइंगल बनाकर फेंकूंगा तो वो दोबारा ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा, वो टकराते रहेंगे। अनलिमिटेड टाइम हो मेरा, क्योंकि मैं 70 साल में मर जाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। अनलिमिटेड टाइम में हो सकता है कभी 1000 साल हो तो दोबारा ट्राइंगल बन जाए। तो
जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, जहाँ वो जगह भी खेती बाड़ी की, दिल्ली में जहाँ लोग आलिशान चीजें बना के, वो भी ऐसा ही था किसी समय में। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हर चीज अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं छोटे से समय के लिए 70, हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज पहले से था, लेकिन ये चल रही है बहुत, ये हमेशा चलता रहेगा। हमारे आगे 100 साल बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसके पास भी खाली जंगल देखने को होगा, उसके पास भी शहर होगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप सुंदरता देखना चाहते हैं, आप केओस देखना चाहते हैं, आप अरेंजमेंट देखना चाहते हैं? तो यहाँ दोनों चीजें हैं। हर गांव सिटी में बदल रहा है धीरे धीरे, वो तो चाहता तो है ही, जब कुछ दिखेगा एक नया खुलेगा, ये होगा। अभी भी डेवलपमेंट कम है हमारे इंडिया में। नॉर्थ साइड में खाली पहाड़, जंगल, नदी ज्यादा है, बट जाना चाहता नहीं कोई। नॉर्थ ईस्ट में जो सब जाइए, सब कुछ अवेलेबल है। हम मरने के बाद हमारे जो 100 पीढ़ी आएगी उसके पास भी अवेलेबल होगा। हो सकता है कि दिल्ली में इतनी गर्मी बढ़ जाए कि लोग यहाँ शिफ्ट हो जाए, जब नेचर को अपना समय मिलेगा 11 महीने में वो दोबारा जनरेट हो जाती है, तो दिल्ली देखने वाली जगह हो जाएगी। तो यहाँ से लोग दिल्ली घूमने जाएंगे। ये देखो तो सामने का जंगल है, पूरा ऊख का जंगल है यहाँ की। तो बेसिकली प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नदियाँ सूख रही है तो मानव को नुकसान हो रहा है। ये तो लैंड मास है, एक पहाड़ की सक के नीचे आ जाएगा। पहले भी मिट्टी थी, नीचे आगे भी मिट्टी रहेगी वो। तो नदी सूख, अगर सेब के पेड़ में जो सेब होते हैं, पेड़ खुद थोड़ी खाता है, कहीं ना कहीं रीजन तो हम हैं। हाँ, हम लोग रीजन हमें, हम लोग अपने लिए प्रकृति को बचा रहे हैं। प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो रही, हमेशा ऐसी रहेगी। ये लैंड मास, अगर नदी प्रकृति को पानी की जरूरत नहीं है। हम लोग नहीं रहेंगे तो 11 मंथ लगते हैं प्रकृति को रिवाइव होने के लिए। 11 महीने अगर बिल्कुल नहीं छेड़ा जाए। आप देखो ना, लॉकडाउन के समय पे नीचे सहारनपुर से हिमालय दिखने लग गए थे, और दिल्ली का भी पॉल्यूशन काफी कम हो गया। सब कुछ हिमालय दिखने लगे थे सहारनपुर से, समझ सकते हैं आप हिमालय। तभी तक था, उसके बाद फिर सेम हो गया। उस दिन तक आदमी एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा। प्रकृति को तो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हम लोग बेसिकली। प्रकृति नुकसान में नहीं है, हम लोग नुकसान में। हम बीत जाएंगे, हमारे जैसे आते रहेंगे। तो आपके पास हमेशा दोनों अपॉर्चुनिटीज है लाइफ। जैसे मतलब अच्छा, सर एक और चीज़ पूछना था मुझे, जैसे कि हम जहाँ रह रहे हैं, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ हो, अगर हमारे लिए कुछ घूमने का यहाँ पे वाटरफॉल है, कहीं पे भी चले जाइए। वाटरफॉल, हाँ मैं सुनने में आया था कि यहाँ पे कोई 2 किलोमीटर के वाटरफॉल, वो नीचे है वाटरफॉल। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो किधर है? तो कॉर्बेट एरिया में आता है, ये सामने का जंगल। कॉर्बेट में आता है, लेकिन वो कॉर्बेट क्या दूर नाम है। है वाटरफॉल? कोई प्लान नहीं का है। नाम नहीं है, वो एक ऐसी बड़ा वाटरफॉल है जो मैं नीचे। कल रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा कि कल सुबह मॉर्निंग में वो वाटरफॉल देखेंगे। लेकिन हमें पोखरा चलिए जंगल में, अभी दृष्टि होनी चाहिए। तो हर जगह देखने के लिए कुछ वो जंगल खूबसूरती नजर में होनी ये चाहिए। ऊख का जंगल है सारा, इसमें बहुत सारे जानवर हैं। तो ऊख का जंगल है जो यहाँ को ठंडा रखता है, बहुत बढ़िया। वो हाँ, वो सारा हमने जब से देखा तब से ऐसी है, आज भी ऐसी यहाँ है। पे मेनली कौन से वो एनिमल्स हैं? सारे एंटीलोप यानी हिरन की प्रजाति में बाकिंग डियर है, हिमालयन घोड़ा है। उसके अलावा फिर मंगूस की प्रजाति में येलो थ्रोटेड मार्टेन है, हिमालयन पाम सेवेट है, फिर लेपर्ड है। मैकाओ, हाँ? लायन टेल मैकाओ। मैकाओ है। एंड इवन सुने कि ये जो है बर्ड सेंचुरी का एरिया भी है, मतलब काफी बर्ड्स हैं। 282 हाँ, yes। अगर किसी भी व्यक्ति को वर्ल्ड के किसी भी कोने में शौक चढ़ा कि मैं चलो चिड़िया देखता हूँ, तो यहाँ पहले आएगा वो। ये ट्रायंगल है पंगुट साप्ताह कॉर्बेट। एशिया का 1352-58 स्पीशीज में से 600 स्पीशीज आपको इसी 3 जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, 282 स्पीशीज इसी एरिया में है पूरा। यस, आने से पहले रिसर्च किए थे ना, उसमें देखे थे कि बर्ड्स के लिए काफी फेमस एरिया है। हाँ, बहुत ज्यादा। एशिया में भी तो सर कुछ है ही ना, एशिया में नंबर 1 ये हाँ ऑन मैप भी चढ़ गया नैना बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। वर्ड करके आए। आप लोगों से बात करके तो बाद में ले लेना यार। अरे खाना खाने चलो ना। नहीं सर, सब बुला रहे हैं वो लोग। तो आप देख सकते हैं, खुद फोटो खिंचवा रहे हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वही खिंचवा रहे होते और जाते ये लोग खाना खाने आ जाओ तो 10 सुनाते हैं हमें। कोई बात नहीं, कैमरामैन बना दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज का खाना आप देख सकते हैं। भुक्कड़ लोग उधर हैं और सबसे बड़ा भुक्कड़ में सारे आर्टिस्ट लोग अभी खाने आ रहे हैं। लेट लतीफ़ हैं ये लोग। एक आदमी यहाँ पे आके बैठ सकता है अभी भी। चलिए अभी खाने पे ध्यान लगाते हैं।
तो आप लोगों ने देखा कि हमारा ब्लॉग कितना बड़का पेटू है, खाने पे ध्यान लगा दिया है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कब तक डालता है, तब तक लगे मिलते हैं। तो बताइए कि ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद।